हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी चैनल यूरोप। तो भाई आज की वीडियो में बात करूंगा कि जो आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले रहे हैं फिनलैंड में रहते हुए एज ए फॉरेनर, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है जब आप रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड कराने के लिए जाते हैं या पीआर के लिए अप्लाई करते हैं या आगे चल के आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या अगर के मतलब आपको क्या करना चाहिए जब आप एक्सटेंशन के लिए जाएं, या फिर आपको क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने चाहिए कि आप पीआर के लिए जाएं, या कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने चाहिए जब सिटीजनशिप के लिए जाएं जिससे कि आपका रेजिडेंस परमिट या जो आपकी सिटीजनशिप है वो रिजेक्ट ना हो वो एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले कि आपके कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होते हैं फिनलैंड में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक होता है आपका अर्निंग रिलेटेड अलाउंस, राइट। अर्निंग रिलेटेड अलाउंस होता है वो उन लोगों के लिए होता है केवल जो कि आपकी अगर ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन के पार्ट है। अगर आपने ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन नहीं ज्वाइन की है तो आपको ये अर्निंग रिलेटेड अलाउंस नहीं मिलेगा। ये काफी ज्यादा होता है कि जो केला से आपको मिलता है, ठीक है, जो केला से मिलता है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो सैलरी अराउंड 2200 है तो आपको अराउंड 1600 यूरो आपको मिलता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है, खुद सोच लीजिए। तो काफी ज्यादा मिलता है कहने का मतलब, और जितनी ज्यादा सैलरी होगी उसके कंपैरिजन में फिर आपको उसके परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा मिलेगा अगर आप लेबर यूनियन के पार्ट है। दूसरा होता है आपका बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जो अर्निंग रिलेटेड अलाउंस है पहले उसके बारे में ये भी बता दूं कि आपको 300 दिन मिलेगा या 400 दिन मिलेगा या 500 दिन मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है और आपकी एज क्या है। 300 दिन उनको मिलेगा जिन्होंने क्या किया कि 3 साल से कम काम किया है, ठीक है, जिन्होंने 3 साल से कम काम किया है। और मिनिमम लेकिन आपको 6 मंथ्स अभी काम करना पड़ेगा। अब कोशिश ये है कि शायद वो 1 ईयर कर दे, लेकिन फिलहाल अभी 6 मंथ्स अगर आपने काम किया हुआ है मिनिमम, और लेकिन 3 साल से कम है तो आपको फिर क्या है 300 दिन तक मिलेगा। और अगर आपने 3 साल से ज्यादा किया है तो आपको फिर 400 दिन मिलेगा। ये ठीक है, समझ में आ गई बात। ये अर्निंग रिलेटेड अलाउंस। और आपको 500 दिन मिलेगा अगर आप 58 साल से ऊपर है, 58 ईयर्स से ऊपर है, और आपने कम से कम 5 साल काम किया हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, ये जो आपका क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स के थ्रू मिलता है आपका, जो आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। खैर, अब दूसरा होता है आपका बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, राइट। बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो होता है वो केला के थ्रू मिलता है। रूल वही है 300, 400, 500, लेकिन ये बस केला के तरफ से मिलेगा और इसका अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। रूल वही है 300, 400, 500, तो ये केला के थ्रू मिलता है, ठीक है। और उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट फंड का पार्ट नहीं है या जो लेबर यूनियन है जिन्होंने नहीं ज्वाइन की हुई है। तीसरा होता है आपका, लेकिन जो बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी उन्हीं के लिए है जिन्होंने काम किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ, जिन्होंने काम किया हुआ है। वर्क हिस्ट्री मतलब वही है 300, 400, 500 वाली, लेकिन बस रूल वही है कि आपको कब 300 मिलना है, कब 400 मिलना है, कब 500 मिलना है, और ये केला की तरफ से मिलना है। तीसरा जो होता है आपका लेबर मार्केट सब्सिडी, जो कि उनको मिलता है कि जिनकी मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, पहली बात तो इसमें, और दूसरा उनको मिलता है जो कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया ना तो फिनलैंड में ना यूरोप में कहीं पे। आपको पता होना चाहिए अगर यूरोप में भी आपने कहीं काम किया हुआ है तो वो आप मूव करा देते हैं, पेंशन से लेके हर चीज आपको यहाँ पे आप ट्रांसफर करा सकते हैं दूसरी ईयू कंट्री में, ठीक है, वो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन ये जो लेबर मार्केट सब्सिडी, जो तीसरा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये उनको मिलता है जिन्होंने ना तो कोई जॉब की हुई है फिनलैंड में या ना किसी यूरोपियन कंट्री में, ठीक है। तो जो मतलब वर्क रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। और ये मतलब 300 से 500 वाले जो उसमें नहीं आता, ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। खैर, और ये इस पे आपकी हाउस होल्ड इनकम के बेस पे भी इसको डिसाइड करते हैं, मींस मतलब जो इसके बेस पे होता है कहने का मतलब, ठीक है। अगर आपको ये क्या कहते हैं फंड, ये जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट आपको बोलते हैं, ये जो लेबर मार्केट सब्सिडी वाला फंड आपको लेना है, तो आपको जो रिक्वायरमेंट्स जो टीम सर्विसेज की और एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिस, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। और वीडियो मेरा जो है टारगेट उसी पे होगा कि आपको क्या फुलफिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपको ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रख जब आप एक्सटेंड कराने जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब उस पर आगे बात करते हैं। चलिए, आप अर्निंग रिलेटेड अलाउंस को तो समझ गए कि वो ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू जो बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस केला से मिलता है या लेबर मार्केट सब्सिडी मिलती है, ठीक है। उनके कंपैरिजन में आपको अर्निंग रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में पैसे ज्यादा मिलते हैं। रही बात आपकी बेसिक जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात कर रहा हूं मैं, जो केला देता है वो देता है आपका 37.78 यूरो पर डे के हिसाब से, तो अराउंड 22 डेज होते हैं, तो 819 यूरो आपको पर मंथ मिलेगा। लेकिन साथ में अगर आपका बच्चा है तो आपको एडिशनल जैसे
0.7 मतलब 7 यूरो पर डे के हिसाब से एक बच्चे का मिलेगा। 2 बच्चे आपको 10 यूरो पर डे के हिसाब से मिलेगा। 3 बच्चे या 13 यूरो पर डे के हिसाब से मिलेगा आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है आपका बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो केला की तरफ से। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे आपको जो लेबर सब्सिडी है, लेबर सब्सिडी भी आपको लगभग सेम ही मिलता है, अराउंड 819 यूरो अगर मैं बात करूं, जो कि आपका बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है। बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो केला से मिलता है उनके लिए जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, और लेबर सब्सिडी उनके लिए जिन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया है, बस उनको अनएम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के तौर पे मिलते हैं। खैर ठीक है, ये बात क्लियर होगी। लेकिन अगर आपको कुछ और आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आपको क्या होगा, जो लेबर सब्सिडी में से वो डिडक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो उसका फर्क पड़ेगा, कहने का मतलब अगर आपको और बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो डिडक्शन आपको उसके अकॉर्डिंग उस पर आपको हो जाएगा। लेकिन जब बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा तो अदर बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं आपको, हाउसिंग अलाउंस या जो भी मिल रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फायदा है भाई, जिन्होंने यहाँ पे काम किया उनको इतना फायदा है, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जो वीडियो का मेन पर्पस ये नहीं है आपको बताना कि कितना इसमें मिलता है, कितना उसमें मिलता है, कितना किस में मिलता है। वीडियो का मेन पर्पस ये है कि भाई जब आप ये सब ले रहे हो फिनलैंड में, ठीक है, और क्या कहते हैं, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ेगा जब आप जाओगे रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड कराने के लिए, या पीआर के लिए अप्लाई करने जाओगे, या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने जाओगे, ठीक है। ये मेन पर्पस है वीडियो का कि भाई आपको क्या करना चाहिए। एक बात बता दूं, जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ है, ठीक है, उसके बेस पे अगर उनको अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है अगर वो अपना मतलब थोड़े डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं प्रॉपर। कहने का मतलब अगर वो किसी और बेस पे अप्लाई कर देते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए, तो उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे काम किया है, टैक्स पे किया है, ठीक है। लेकिन जस्टिफाई तो उनको भी करना पड़ेगा भाई, किस बेस पे आप रहोगे आगे चल के, ठीक है, ये तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, जब खासतौर से 3 मंथ 6 मंथ्स वाला रूल अभी अगर हो गया तो। लेकिन स्पेशली जो लेबर सब्सिडी जिनको मिलती है, बात समझे, जैसे वाले स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पे उनकी वाइफ है या जो भी है, तो उनको क्या कहते हैं, मान लो उनको अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, या फिर कहने का मतलब जो कि जिनको सैलरी जिनकी कम है, जो स्किल्ड वर्क करने की सैलरी कम है और उनको अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कहने का मतलब उनकी वाइफ को, उनके स्पाउस को, ठीक। तो भाई खास तौर से जो मतलब अगर आप लेबर सब्सिडी ले रहे हो, तो फिर आपको खास तौर से आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि आपको जब आप अपना रेजिडेंस कार्ड, रेजिडेंस परमिट आप एक्सटेंड करने जाओगे, तो आप क्या प्रूफ करोगे, क्या दिखाओगे कि भाई आप यहाँ पे किस बेस पे रहोगे। ध्यान रखिए, सबसे पहली बात हम बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, क्या इंपैक्ट पड़ेगा परमानेंट रेजिडेंसी पे अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं। चलिए सीधे बात करते हैं। तो डायरेक्ट इंपैक्ट कोई नहीं है। अगर आप कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं, इट विल नॉट डिस्क्वालीफाई यू अप्लाइंग फॉर पीआर, राइट। ये तो कोई आपको मना नहीं कर सकता, ठीक है, अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का लीगल पार्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट लेना, बेनिफिट्स लेना। लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये मेरी क्या कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यू हैव टू प्रूव दिस। आपको ये प्रूव करना है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मैं ले रहा हूं, लेकिन ये मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरे पास या तो फंड अवेलेबल है, या मेरे पास मेरे स्पाउस के पास, मेरे हस्बैंड के पास, मेरे वाइफ के पास जॉब अवेलेबल है, या कुछ भी है, या मैं जॉब पाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं। तो यू हैव टू अटैच ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स, ओके, व्हाट ट्रेनिंग यू डिड, ऑनलाइन, इनलाइन, ऑफलाइन, व्हाटएवर, सारे आपको ट्रेनिंग, टी ऑफिस के जो आपने जो भी इंटीग्रेशन प्रोग्राम है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए कि ये देखिए, और क्लियर जो उसमें होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जब आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं एक्सटेंशन की, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें सब कुछ लिखिए। पहला दिस, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने ये किया, साथ में मैंने ये ट्रेनिंग की है, ये ट्रेनिंग किया, नहीं भी क्वालिफाइड हूँ तो ये ट्रेनिंग कर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जी जान लगाए हुआ हूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और मैं केवल इसी के भरोसे रहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। तो आप पूरा सब कुछ कागज लगा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। आप इसमें लिखेंगे कि देखो मैं ये भी कागज लगा रहा हूँ, मैं ये भी कागज लगा रहा हूँ, मैंने ये ट्रेनिंग ये किया है, ये जगह मैंने अप्लाई किया है, यहाँ तक मैं इंटरव्यू में भी पहुंच गया था, ये लेटर उसका, ये सब कुछ लगाओगे आप। डू यू अंडरस्टैंड दिस। मतलब आपको जस्टिफाई करना है कि मतलब आप इसके भरोसे नहीं हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये रूल क्यों आया है भाई, इस तरह का रिजेक्ट करने का कई लोगों को। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स तो लेते रहते थे, क्योंकि लेबर सब्सिडी तो कंटिन्यू मिलती रहती है, लेते रहते थे और जाते नहीं थे, ना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ना जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो उनको फोर्सफुली करना पड़ा ये कि भाई ऐसे लोगों को भगाओ जो इस तरह से करना चाहते हैं, ऐसे आलसी लोगों को। तो
बात समझ में आ गई? तो आपको कुल मिला के जस्टिफाई करना है कि आप पूरे एक्टिव एफर्ट्स आप दिखा रहे हो वर्क फाइंड करने के लिए, चाहे टी सर्विस के थ्रू हो या जैसे भी हो, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाइए इस पर। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आप प्रूफ कर पाए, साथ में आप जस्टिफाई कर पाए क्या क्या एफर्ट्स आप कर रहे हैं, दो चीजें, तो आप देख रहे फंडिंग और प्लस आप जस्टिफाई कर पाओ, तो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये आपको जरूर करना है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप के लिए। तो सिटीजनशिप के लिए मान लो फिर सिटीजनशिप के लिए, तो भाई ये जाहिर सी बात है, जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें आपका रेजिडेंसी से तो थोड़ा अपर साइड में रखोगे ना। सिटीजनशिप के लिए आपको सिटीजन बनना है फिनलैंड का, तो आपको फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट आप हैं या नहीं है ड्यूरिंग योर रेजिडेंस इन फिनलैंड, ये मिग्री आपको जरूर चेक करेगा। तो आप जितनी जल्दी हो, आपका टारगेट होना चाहिए, अगर सिटीजनशिप आप लेना चाहते हो जितनी जल्दी हो, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ के आपको जॉब पाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि जो आराम से सुकून से बैठे हो कि भैया हाँ मजे आ रहे हैं, पैसे तो आ ही रहे हैं। इस तरह के लोगों को जो अभी के रूल्स बना रहे हैं तो सर्वाइवल नहीं है। आगे चाहे रूल चेंज हो जाए, मैं नहीं बता रहा हूं, पर मैं देखो ऑनेस्ट बोलता हूं, जो अभी के रूल्स के हिसाब से आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म रिलायंस अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिटीजनशिप के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म, स्पेशली जो लेबर मार्केट सब्सिडी है, देखो जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे, बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट या अर्निंग बेस्ड ले रहे, तो उन्होंने तो जॉब की है यार, उनका तो हक बनता है। लेकिन जो लेबर सब्सिडी पे डिपेंड है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई उनको थोड़ा सा वो लेस फेवरेबल रहेंगे। जब क्या कहते हैं, इसका मतलब वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट है स्टेट पे, मीन्स फिनलैंड पे, तो वो सिटीजनशिप उनको बना के भी तो एक बोझ डालेंगे ना कंट्री वाले अपने ऊपर, वो तो ये सोचेंगे तो बोझ है हमारे ऊपर। तो ये आपको अवॉइड करना है, इसकी कोशिश करनी है, आपको ध्यान रखिएगा, तो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, एक्टिवली आप दिखाइए कि जॉब मार्केट में, मतलब यहाँ पे भी जब के मतलब आप कंटिन्यू जॉब मार्केट के मतलब लगे पड़े हो जॉब के लिए, ये वो, तो ये सारी चीजें आप दिखा सकते हो। तो ये कंसर्न्स आपके थोड़ी बहुत दूर कर सकते हैं जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अगर आप ले भी रहे हो। तो अगर सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करो, जाहिर सी बात है, अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो या तो आपके पास जॉब है या फिर आप फैमिली बेस पे कर रहे हो अप्लाई, ठीक, फैमिली बेस पे करो तो फिर आप फैमिली जो भी आपके हस्बैंड वाइफ है उनका जब लगाओगे, भाई इनकी सैलरी इतनी है, ये है वो है, और मैं भले ही ले रही हूं या ले रहा हूं लेबर सब्सिडी, लेकिन मैं एक्टिवली जॉब भी सर्च कर रहा हूं, ठीक है। तो फाइनेंशियल तो स्टेबल तो आप दिखाई दोगे क्योंकि आपका हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हो, ये चीज यहां भी लागू है, ठीक है। अदरवाइज आप क्यों ले रहे हो फिर बेनिफिट्स जब आप कुछ जॉब सर्च ही नहीं कर रहे हो भाई? तो क्योंकि लेबर सब्सिडी तो टी ऑफिस के इंटीग्रेशन प्रोग्राम का पार्ट है आपको, तो अगर आप नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको दो चीजें बताऊं, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखा दी और आपने डॉक्यूमेंट सारे दिखा दिए कि भाई मैं हर तरह से मतलब लगा पड़ा हूं जॉब पाने के लिए, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल है कि क्या कहते हैं इसमें सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। रही बात पीआर की, तो मैंने बता ही दिया आपको कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है भी लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगा देते हैं कि आप पूरी तरीके से लगे पड़े हो या आप एक्सटेंड कराने जा रहे हो रेजिडेंस परमिट, तो आप डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर लगाते हो जो भी मैंने बताया, अगर आप अभी लास्ट में बढ़ा के देख रहे हो वीडियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो शुरू से मैंने बताया अगर आप उसको फॉलो करते हो तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। और आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आपका जो परमिट, रेजिडेंस परमिट, अगर आप स्टैंड करा रहे हो या आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये वीडियो मुझे बताना था। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए भाई, इंस्टाग्राम पे जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ मैं, तो वो आप जरूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो देसी टीचर यूरोप है इंस्टाग्राम, और फेसबुक पेज है आपका देसी टीचर इन यूरोप डॉक्टर कैट, इसके इतना बड़ा नाम है तो खैर उसको भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं अभी बीच में अपडेट करता रहूँगा, जो अभी आगे चल के आपकी एप्लीकेशन भी जॉइंट एप्लीकेशन उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और साथ में जो जॉब्स अभी नहीं कुछ आ रही है, नई जॉब इवेंट्स भी क्रिएट हो रही हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा, कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत पड़िएगा, मेरी जो भी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लेना और उसको जरा उसको मतलब यूटिलाइज करना, उसका ये नहीं सुन के निकाल देना भाई, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।